हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस में हम वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो आपको आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। हर बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप इसी पेपर में देखेंगे कि एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इसके साथ ही साथ मेरी सारी वीडियोस भी जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो सारी वीडियोस को देखते हैं और उन सारे क्वेश्चंस को अपने कवर करते हैं तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इंक्रीज होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शंस है यहाँ पे पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या फिर पश्चिमी हिंदी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिंदी भाषा के रूप में जो मानक हिंदी के रूप में हमें स्वीकार किया गया है तो वो है हमारा खड़ी बोली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। खड़ी बोली से ही हमारे हिंदी भाषा जो है मानक हिंदी के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 3, 4, 5 या 6? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिंदी की उपभाषाओं की तो हिंदी की उपभाषाएं 5 होती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर फ्रेंड्स आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं वो 5 उपभाषाएं कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, 5 उपभाषाओं में पहली है राजस्थानी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है पूर्वी हिंदी, चौथी है बिहारी हिंदी और पांचवी है पहाड़ी हिंदी। तो ये ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट है राजस्थानी हिंदी, सेकंड है पश्चिमी हिंदी, थर्ड है पूर्वी हिंदी, फोर्थ है बिहारी हिंदी और फिफ्थ है पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, तो वो आपको यहाँ पे सन बताना है। 1960 में, 1955 में, 1965 में या फिर 1970 में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें राजभाषा आयोग की कि वो कब गठन किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1955 में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। और इसका जो अनुच्छेद है वो है 344 ए। तो फ्रेंड्स, आप अनुच्छेद भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में अनुच्छेद भी बहुत पूछा जाता है। हो सकता है कि आपको ऐसा पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था तो वो किस अनुच्छेद के अंदर किया था, तो वहां पे आपसे अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या फिर तुर्कों का? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की गई है कि जो हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया है, किसने दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों का। हिंदी शब्द ईरानियों ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, अपभ्रंश या फिर संस्कृत? तो फ्रेंड्स, बात करें पंजाबी भाषा की लिपि की तो वो है गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि से पंजाबी भाषा आई है। और वहीं अगर हम देवनागरी की बात करें तो देवनागरी हमारी आई है। देवनागरी से हमारी हिंदी भाषा निकल कर आई है। तो यहाँ पे पंजाबी भाषा पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुरुमुखी। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपसे अनुच्छेद पूछा गया है, तो आपको अनुच्छेद, फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 100% आता है, हर बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रट लेना है, क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन हर बार उठा के दे दिया जाता है। हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाए? हमें बताना है कि हिंदी किसके अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं करेक्शन करूँ थोड़ा, तो फ्रेंड्स हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रभाषा गिवन है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे यही ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिएगा, 343। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 343 के अंदर हिंदी को
राजभाषा माना गया है, लेकिन यहाँ पे गलती से राष्ट्रभाषा दे दिया गया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप 343 पर ही टिक कीजिएगा। तो राइट आंसर है 343। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? अब यहाँ पे बताना है कि आपने पहले ऊपर अनुच्छेद की बात की, अब यहाँ पे पूछा गया है वो डेट एंड सन कौन सा था। तो फ्रेंड्स डेट है 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 11 सितंबर 1955। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है कि राजभाषा कब घोषित की गई थी। तो फ्रेंड्स वो जो टाइम पीरियड था वो था 14 सितंबर 1949। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स क्लियर हो रहे होंगे। आपके ये क्वेश्चंस जो मैं अभी करा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ आपको वो अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? पाली, मगधी, प्राकृत या फिर हिंदी? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, तो फ्रेंड्स वो थी यहाँ पर हमारी प्राकृत भाषा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, शॉर्टसेनी अपभ्रंश है या फिर ये मगधी है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हिंदी की उत्पत्ति की, तो हिंदी की उत्पत्ति हुई थी शॉर्टसेनी अपभ्रंश भाषा से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? यानी कि आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से बताना है अरबी भाषा का कौन सा है। नमाज, दीदार, गुनाह या फिर गवाह? तो फ्रेंड्स बात करें अरबी भाषा की, तो गुनाह अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपको बताना है 11 क्वेश्चन में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? फ्रेंड्स ये पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। ऑप्शंस है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रताप नारायण मिश्र? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिक्शा किस शब्द भाषा का शब्द है? चीनी, रूसी, जापानी या फिर जर्मनी? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें रिक्शा शब्द की किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है जापानी से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा? टिप्पण, आरोपण, प्रस्ताव या फिर प्रारूपण? तो फ्रेंड्स अगर हम अंग्रेजी शब्द जो ड्राफ्टिंग होता है भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद करें इसका, तो भारत सरकार में इसको ज्यादा जो हम अगर भारत सरकार के किसी भी डॉक्यूमेंट को देखें तो वहां पर जो वर्ड यूज किया जाता है, अनुवाद यूज किया जाता है, वो होता है प्रारूपण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स हम आपके एग्जाम से पहले पहले आपको वो सभी क्वेश्चंस करवा देंगे, उन सभी वीडियो को अपनी क्लास में लेकर आएंगे जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो हर बार पूछी जाती हैं। तो आप हर वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दी तो हो सकता है कि वहां पर हम वो वाला क्वेश्चंस करा दें जो आपके एग्जाम में आए। तो आपको सभी वीडियोस को देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, या फिर एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, ध्वनि की छोटी इकाई को, या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई को? तो फ्रेंड्स शब्द किसे कहते हैं इससे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ध्वनि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है, वर्णों के संयोग से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि शब्द समूह की सृष्टि होती है उसे हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे शब्द पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण हमारे के समूह को भी हम शब्द ही कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? अंग्रेजी, हिंदी,
मराठी या फिर मैथिली। तो फ्रेंड्स बात करें महाराष्ट्र में भाषा जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है तो वो है मराठी भाषा, सबसे ज्यादा वहाँ पे मराठी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी भाषा के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? यानी हिंदी भारत के हमें बताने हैं कितने राज्यों की भाषा राजकीय भाषा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो ऑप्शंस है 9, 10, 13 या फिर 15। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 राज्यों की भाषा राजकीय भाषा हिंदी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड 17 नंबर का क्वेश्चन अगेन हमारा रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सही दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 370। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आपको आंख बंद करके बस यहाँ पे टिक लगा देना है 343। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होगी तो विश्व अंधकार में होता? तो फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है महर्षि दंडी, आचार्य शुक्ल, भरत मुनि या फिर आचार्य द्विवेदी। तो फ्रेंड शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकार में होता, अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट दिया था महर्षि दंडी ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पाणिनि की रचना का नाम क्या है? वेदांग ज्योतिष, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र या फिर नाट्यशास्त्र। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें पाणिनि की, तो पाणिनि की जो रचना है वो थी अष्टाध्यायी। और फ्रेंड्स अर्थशास्त्र में पता ही है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, वो लिखी थी कौटिल्य ने। तो ये कुछ फेमस है जो हर बार पूछी जाती हैं, तो अगर आप इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी इनके नाम याद कर लेंगे, जैसे कि वेदांग ज्योतिष आप देख सकते हैं किसकी है, नाट्यशास्त्र देख सकते हैं किसकी है, तो ये कुछ ऐसी हैं जो कि हर बार पूछी जाती हैं। अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, ये हर बार पूछी जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और हर बार क्वेश्चंस घुमा फिरा के इन्हीं से ही होता है। तो आपको ये अच्छे से याद करनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्याकरण में किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अस्तित्व की कि किसकी नहीं मिलती है, तो वो है ऑप्शंस में ध्वनि, शब्द, वाक्य या फिर लिपि। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि यहाँ पे व्याकरण में हमें किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, तो वो है यहाँ पर हमारी लिपि की। लिपि की किसी भी तरह के अस्तित्व की कोई भी जानकारी हमें व्याकरण में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। जबकि हमें ध्वनि का पता है, शब्द का पता है, वाक्य का पता है, ठीक है, जबकि लिपि के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हमारे व्याकरण में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है। देखिए फ्रेंड्स ये वाली क्वेश्चन में मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था उसमें, सॉरी 5th नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, और वहां पे ऑप्शन में देवनागरी था, तो मैंने आपको बताया था। अगेन देखिए ये इसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस रिपीट करके पूछ लिए जाते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, जननागरी या फिर अरामाइक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अब देखिए फ्रेंड्स आपको वहां पे इसी तरह का एक और क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था कि मानक रूप में हिंदी को स्वीकार कब किया गया, किस भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो इस तरह की जो इस हिस्ट्री बेस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमेशा या तो क्वेश्चंस जो होंगे उनको ऑप्शंस में बना दिया जाएगा या फिर जो ऑप्शंस होंगे उनको क्वेश्चंस में बना दिया जाएगा। तो इस तरह से घुमा फिरा के हर बार वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शंस है किशोरीदास बाजपेयी, किशोरीलाल गोस्वामी, स्वाम सुंदर दास या फिर डॉक्टर नगेन। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हिंदी को मानक रूप प्रदान करने की कि वो किसने कह दिया था, तो वो थे किशोरी दास वाजपेयी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? योग वशिष्ठ की,
सुधा सागर की, सत्यार्थ प्रकाश की, या फिर वेदांत धर्म की। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की कि इनकी रचना हिंदी भाषा में कौन सी थी, तो वो थी सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स किसी भी तरह का आपको डाउट लग रहा हो इन क्वेश्चंस में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, या फिर पहाड़ी हिंदी। अब देखिए फ्रेंड्स, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी ये सारे क्या हैं? आपको मैंने ये भी क्वेश्चन अभी बताया था कि 5 उपभाषाएं, तो ये 4 जो ऑप्शन है ये उपभाषाएं हैं हिंदी की। तो आपको यहाँ पे कन्नौजी बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? बुंदेली, मगही, हड़ौती, या फिर अवधी। तो फ्रेंड्स बिहारी हिंदी की बोली की बात करें तो वो है मगही। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से, या फिर वाक्य से। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भाषा के आरंभ की तो उसके लिए ध्वनि का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ध्वनि ध्वनि नहीं होगी तो हम शब्द नहीं बोल पाएंगे, और शब्द के बिना हमारा वाक्य और उसका अर्थ से भी कोई तात्पर्य नहीं है। तो अगर हम आरंभ की बात करें तो सबसे पहले आएगी ध्वनि। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा के प्रमुख अवयव हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। आपको यहाँ पे क्या है बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही अरेंजमेंट दिया हुआ है। वर्ण, शब्द, पद या वाक्य, वर्ण, शब्द, अनुच्छेद या वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण या विचार, या फिर वर्ण, शब्द, वाक्य या भाषण। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए क्या आता है। अगर हम भाषा की बात करें तो वर्ण आता है। तो देखिए वर्ण हमारा 3 में है, सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी कट गया। वर्ण के बाद क्या आता है? शब्द। तो देखिए तीनों ऑप्शन में सेकंड नंबर पे शब्द है, यानी कि वो भी ठीक है। फिर आता है देखिए फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है? वाक्य। थर्ड ऑप्शन पे तो गलत है, तो डायरेक्ट वाक्य नहीं आ सकता और अनुच्छेद भी नहीं आ सकता। इसके बाद क्या आएगा? पद। पद के बाद आएगा वाक्य। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। आप ये जो सीक्वेंस है इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से, या फिर आंखों से। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भाषा के निर्माण होने की, तो वो होता है व्यक्त ध्वनियों से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अमूर्त ध्वनि से नहीं कर सकते, सिर्फ मूक संकेतों से हम भाषा का निर्माण नहीं कर सकते, और ना ही आंखों से कर सकते हैं। उसके लिए हमें व्यक्त ध्वनि, जो हमारे हाव भाव को व्यक्त करें, उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि, शब्द, वाक्य, या फिर संयुक्त वाक्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वो है ध्वनि। तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, या फिर हिंदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें, जो अशोक के शिलालेख हैं जो ब्राह्मी लिपि में है, वो किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो वो लिखे हुए हैं प्राकृत भाषा में। ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेंड बहुत बार पूछा जाता है, इस बार थोड़ा घुमा दिया है, नहीं तो ये लिखा जाता है कि जो अशोक के शिलालेख हैं वो किस भाषा में उत्कीर्ण या फिर लिखे हुए हैं, तो डायरेक्ट आप लिख दोगे प्राकृत भाषा में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू, या फिर भाषा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अमीर खुसरो की, उन्होंने हिंदी के लिए क्या यूज किया? तो उन्होंने हिंदी के लिए जो यूज किया था शब्द वो था हिंदवी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है मगधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शॉर्टसेनी अपभ्रंश से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है तो वो माना गया है अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 20,
18, 15 या फिर 17। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हिंदी की बोलियों की, तो फ्रेंड्स हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं 18, जिसमें से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, जैसे कि राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरबी, बुंदेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, गढ़वाली, कुमाऊनी, अवधी। मोस्टली मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, तो ये टोटल 18 हैं। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आप कुछ मेन मेन याद कर लीजिएगा, या फिर मैंने जो अभी आपको बोला है तो आप दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके उन सारी बोलियों को लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है ऑप्शंस में कभी ये भी बोल दिया जाए, 4 आपको ऑप्शंस दे दिए जाए, उसमें से 3 बोली हो और जो नेक्स्ट है ऑप्शन है वो बोली ना हो, और ये बोल दिया जाए कि इसमें से कौन सी बोली नहीं है। तो इस तरह से भी बोला जा सकता है। मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ। 18 राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरबी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा या फिर लोक भाषा। तो फ्रेंड्स अगर राजकीय कार्यों में कोई भी भाषा हम प्रयुक्त करते हैं तो वो हमारे राजभाषा कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और जो हमारे नेक्स्ट अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, या फिर संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, या फिर संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, या फिर पाली, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें साहित्य विकास क्रम की, तो सबसे पहले संस्कृत आई, उससे पाली, पाली से फिर प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सभी सब्जेक्ट के आपसे डिस्कस कर लें। फिर भी अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बने तो जरूर बताइएगा। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आई तो प्लीज वो भी आप जरूर बताइएगा कि अगर आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आई है, तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।